हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं? ये दो तरीके की होती हैं, एक बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म और दूसरी यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म तो हो गया था, आज हम यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म टू स्टेप प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट इज द डिटरमाइनिंग स्टेप और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिट्रोलिसिस होती है। जब हिट्रोलिसिस होगी तो दो आयंस बनेंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन मीन्स कैटायन या कार्बोनियम आयन। जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से कंबाइन करके फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक कंपाउंड से AB हिट्रोलिटिक फिशन होगा, आयंस बनेंगे कैटायन और एनायन। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नेगेटिवली चार्ज एजेंट है और ये वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होती है। नेचुरली ये कार्बोनियम आयन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट AC बना लेगा। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, और सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप है। बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म वन स्टेप प्रोसेस थी, जबकि यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म टू स्टेप प्रोसेस है। इसमें देखेंगे only one reactant means AB is undergoing a covalency change in the rate determining step, and hence the mechanism is known as unimolecular and designated as SN1. For example, hydrolysis of tertiary butyl chloride. टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन लिखेंगे CH3 होल थ्राइस CCl tertiary butyl chloride. First step is slow step in which carbonium ions are formed. CH3 whole thrice C is carbonium ion. Positively carbon is known as carbonium ion. Now this carbonium ion will react with water molecule to give final substituted product. That is tertiary butyl alcohol.
टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल बनेगा। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, इंटरमीडिएट कार्बोनियमाइन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोनियमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करके टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनाएगा। तो ये दो मैकेनिज्म हैं, SN2 और SN1। कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन SN1 या SN2 से प्रोसीड करेगी, ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर, जैसे नेचर या स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड या ऑर्गेनिक हैलाइड। दूसरा, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेशन को प्रमोट करता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेशन को प्रमोट नहीं करता है। और जो थर्ड फैक्टर है, नेचर ऑफ एंटरिंग एंड नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। इसमें Cl तो लीविंग ग्रुप है, उसका नेचर क्या है, और दूसरा OH एंटरिंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल जो एंटर करेगा उसकी जगह लेगा, उसको रिप्लेस करेगा, इस पर डिपेंड करता है। तो चार चीज़ों पर रिएक्शन की मैकेनिज्म डिपेंड करेगी: ऑर्गेनिक हैलाइड का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द एंटरिंग ग्रुप एंड नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को लेंगे। Factors influencing the mechanism of nucleophilic substitution reactions। नंबर 1 है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक हैलाइड। सेकेंड है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ entering group। And fourth factor is nature of leaving group। अब एक बात देखेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक हैलाइड में देखेंगे। SN1 मैकेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयोनाइजेशन होगा, इसलिए कोई भी फैक्टर या ग्रुप जो आयोनाइजेशन को प्रमोट करेगा, इट मीन्स वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा बजाय SN2 मैकेनिज्म की। उसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक हैलाइड में स्ट्रक्चर ऑफ द एल्काइल ग्रुप। कोई भी कंपाउंड है, जैसे
मिथाइल ब्रोमाइड, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगी। नेक्स्ट कंपाउंड लें, मिथाइल का एक H रिप्लेस कर दें मिथाइल ग्रुप से, ये है नेक्स्ट मेंबर बनेगा इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड में भी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है। नेक्स्ट कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, CH3 CH3 CHBr। इसमें दो हाइड्रोजन दो मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए हैं। इसमें रिएक्शन वैसे SN2 मैकेनिज्म से होती है, लेकिन SN1 से भी हो सकती है। अगर इसमें एंटरिंग ग्रुप को देखना होगा कौन सा है और आप रिएक्शन किस सॉल्वेंट में करा रहे हैं, तो इन फैक्टर्स के बेस पर रिएक्शन SN1 में SN2 से रिएक्शन SN1 में भी कन्वर्ट हो सकती है। और नेक्स्ट नंबर है, इसके इस हाइड्रोजन को भी थर्ड मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करा दें तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे। इस कंपाउंड में रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से ही होगी। अब इसमें देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस होने पर रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 से SN1 मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो गई है। पहला कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड और ये है फोर्थ कंपाउंड। अब इसमें मिथाइल और इथाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस SN2 मैकेनिज्म से होगी। आइसोप्रोपाइल की प्रीडोमिनेटली SN2 से ही होगी, बट एक्चुअली इट में बी प्रोसीड बाय SN1 ऑल्सो। लेकिन देखेंगे टर्शी ब्यूटिल ब्रोमाइड में रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से ही होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे मिथाइल ग्रुप का जो है, हम एक 1 बाय 1 रिप्लेस होते गए तो रिएक्शन SN2 से SN1 में कन्वर्ट होती गई। इसको हम कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर समझ सकते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखते हैं कि इसमें प्लस आई अफेक्टिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इस कार्बन पर जो सेंट्रल कार्बन है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, कार्बन जो है स्लाइटली, या उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से वो नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा और ये ट्रांसमिशन होगा इसका ब्रोमीन एटम की तरफ। ब्रोमीन एटम की तरफ ट्रांसमिशन होने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इसमें आयनाइजेशन को ये प्रमोट करेगा। जब आयनाइजेशन को प्रमोट करेगा तो जो कार्बोनियम आयन यहाँ बनेगा, द कार्बोनियम विल बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन इसमें बनेगा, इसमें सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा, इसमें प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनेगा। तो टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल देन प्राइमरी, टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल देन सेकेंडरी, विच इज मोस्ट स्टेबल देन प्राइमरी। तो इसमें आयनाइजेशन के बाद जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। इसीलिए जो मैकेनिज्म है वो SN2 से SN1 की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। एक फैक्टर और है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट।
जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन में 9 हाइड्रोजन आइटम्स हैं जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में 6 हाइड्रोजन एटम जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं, और सेकंड स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोजन एटम है जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन से जुड़े रहेंगे उतना ही कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें आयनाइजेशन प्रमोट हो रहा है आई अफेक्टिंग ग्रुप की वजह से, जिसकी वजह से आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन के बाद वो कार्बोनियम आयन स्टेबल हो जाएगा। तो इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा है फोर्थ स्ट्रक्चर में, इसलिए रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी बजाय SN2 के। नेक्स्ट फैक्टर है स्टैटिक इफेक्ट। इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।